हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है भरत राम का प्रेम। इसको लिखा है कवि तुलसीदास ने। ये आपके सेकंड टर्म की पहली कविता है। मैंने आपके साथ सिलेबस पूरी तरह से डिस्कस किया है एक वीडियो में। अगर किसी को कोई परेशानी है, कहीं से सिलेबस नहीं मिल रहा या पैटर्न नहीं पता चल रहा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। इससे आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं, किस तरीके का पेपर आने वाला है, किस टॉपिक में से कितने नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं। सिलेबस से आगे बढ़ते हैं। कविताओं में से जो प्रश्न आएंगे आपके, वो 3-3 नंबर के और 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। पिछले टर्म में यानी टर्म 1 में जो हमने कविताएं पढ़ी, वो इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ी थी कि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। यानी एमसीक्यू बेस्ड था, तो सारे फैक्ट हमारे इसमें कवर हो जाने चाहिए जिससे कोई भी एमसीक्यू हमारा रह ना जाए। लेकिन इस टर्म में जो हम कविताएं पढ़ेंगे, उसमें हमारा फोकस किसी दूसरी चीज़ पर होगा। कविताओं में से सेकंड टर्म में जो प्रश्न उत्तर आपके आने वाले हैं, उसमें से 2 प्रकार के नए प्रश्न उत्तर हैं जो आप मेरे ख्याल से पहली बार फेस करोगे, क्योंकि 10वीं तक व्याख्या या भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं हैं। 11वीं के सेकंड टर्म के पेपर आपके नहीं हुए हैं और इसलिए मुझे लगता है आप व्याख्या, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य वाले क्वेश्चनों से परिचित नहीं हैं। सेकंड टर्म की जितनी भी कविताएं हम पढ़ेंगे, उनको हम भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इसलिए बिल्कुल सरलतम भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि भाव सौंदर्य क्या होता है और काव्य सौंदर्य क्या होता है, ताकि आपके जो ये मुझे लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक 2 नंबर में पूछा जा सकता है और एक 3 नंबर में, तो आपके कहीं भी नंबरों का कोई लॉस ना हो। कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जानते हैं, उसका संदर्भ जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम कविता के सरलार्थ की ओर बढ़ेंगे। कविता का नाम जैसे मैंने आपको बताया भरत राम का प्रेम है। इसके रचयिता हैं कवि तुलसीदास। तुलसीदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस नाम की एक बहुत फेमस बुक है हिंदी साहित्य में, उसमें से आपकी ये कविता ली गई है। रामचरितमानस के भी अयोध्या कांड में से ये कविता ली गई है। रामचरितमानस एक बड़ी बुक है, पूरी रामकथा है उसमें, और उसमें 7 चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर उस बुक का है अयोध्या कांड, उसमें से ये बुक है, ये कविता आपकी ली गई है। कविता की भाषा अवधी है। अवधी को आप अयोध्या से जोड़ करके याद रख सकते हैं कि राम की जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या की भाषा अवधी, इस तरीके से आप भाषा को याद रख सकते हैं। अवधी भाषा की पहली कविता मुझे लगता है आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी भाषा आपको कठिन लग सकती है। थोड़ा सा संदर्भ मैं आपको बता दूं। रामकथा हर बच्चे ने मुझे लगता है सुनी होगी, परिचित है, हम टीवी वगैरह में देखते हैं। 6th क्लास में हम बाल राम कथा पढ़ते भी हैं। तो राम के पिताजी दशरथ ने केकई को 2 वचन दिए थे। उनकी एक पत्नी थी, उनको उसने कभी 2 वचन दिए थे। तो जब राम का राज्याभिषेक होना होता है, तो केकई को उसकी दासी जो है उल्टा सीधा कुछ सिखा करके उसको भड़का देती है कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारा पुत्र भरत हमेशा के लिए उसका गुलाम बन करके रह जाएगा और वो कभी राजा नहीं बन सकेगा। तो केकई जो है राम के राज्याभिषेक से पहले राजा दशरथ से अपने दोनों वचन मांगती है, जो कि पहला वचन था कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक होगा, और दूसरे वचन के रूप में मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाना चाहिए। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के पीछे उसके मन में ये था कि इतने सालों में हो सकता है प्रजा राम को भूल जाए और भरत को एक अच्छे राजा के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो उसने ये दोनों वचन मांगे। राजा दशरथ जो थे वचनों से बंधे हुए थे और वो इन दोनों वचनों को पूरा करने के लिए मजबूर थे। राजा दशरथ राम को ये बात बताते हैं, तो राम अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। अब जो हमारी कविता शुरू होती है, हमारी कविता में बताया गया है कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए हैं। भरत अपने नाना के यहाँ गए हुए थे। जब वो वापस आए तो अयोध्या में क्या सीन था, उनके पिता की डेथ हो चुकी थी और राम लक्ष्मण और सीता जो है अयोध्या छोड़कर वन जा चुके थे। तो उनको ये सब कुछ देख करके बहुत दुख हुआ, बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरी माँ ने मेरे लिए ये सारी चीज़ें करी। तो भरत जो है राम को मनाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं। राम जो है अयोध्या से निकलकर चित्रकूट पर्वत पर जाकर रुके हुए थे कुछ मुनियों के साथ। तो भरत जो है उनको मनाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं। ये हमारी कविता का संदर्भ है। इतनी कहानी को जाने बिना हम कविता को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।
अब जो हम कविता पढ़ेंगे, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक पद है। क्योंकि आपकी व्याख्या नहीं आनी तो पूरा पद आपको पेपर में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के लिए केवल कहीं से भी 2 लाइनें दे करके आपको पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैंने केवल 2-2 लाइनें उठाई हैं। थोड़ा-सा मैंने भाषा को भी ध्यान में रखा है क्योंकि ये अवधी भाषा है, आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल 2-2 लाइनें आप अच्छे से समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहीं ते अधिक कहो मैं काहा। जैसा मैंने संदर्भ में आपको बताया कि भरत जो है राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। अब कुछ लोग राम के साथ थे क्योंकि वो मुनि के आश्रम में रुके हुए थे, और कुछ लोग भरत के साथ गए थे। भरत कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के गए थे राम को वापस लाने के लिए। उनकी माताएं उनके साथ थी, गुरुजन उनके साथ थे, सभा के कुछ विशिष्ट लोग उनके साथ थे, ताकि किसी ना किसी तरीके से राम को कन्विंस करके वापस लेकर आया जाए। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक सभा बनती है और सभा की औपचारिकताएं पूरी होती हैं। सभा की औपचारिकताएं मतलब सब लोग बैठे हैं, कोई संबोधन करेगा, बताएगा, सबको प्रणाम करेगा, और इस तरीके की कोई भी जैसे औपचारिक सभा शुरू होती है, वो सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी होती हैं। हमारी कविता जहाँ से शुरू होती है वहाँ ये है कि भरत ने बोलना शुरू किया है, मुनिवर सब बोल चुके हैं, और अब भरत की बारी है कि उसको क्या कहना है। उसको अपना पक्ष रखने के लिए सभा में आमंत्रित किया जाता है कि भाई भारत, अब तुम आओ, तुम बोलो, तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम्हें क्या कहना है। यहाँ से हमारी कविता शुरू होती है। पुलक शरीर, पुलकी कहते हैं पुलकित होना, रोमांचित होना। राम को देखा भरत ने तो उनका शरीर जो है प्रसन्नता से भरा हुआ था। मन के अंदर राम को देखकर के खुशी की लहर दौड़ जाती है। पुलक की शरीर, उनका शरीर जो है प्रसन्नता से भरा हुआ था। सभा बैठाड़े, सभा के बीच में जब भरत बोलने के लिए खड़े हुए, बड़े प्रसन्न हुए राम को देख करके। नीरज नयन नेह जल भाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज कहते हैं कमल को, नयन मतलब उनकी आंखें कमल जैसी सुंदर थी, और उसमें जो है स्नेह का जल बहने लगा, यानी उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू आने लगे। सरल शब्दों में कहें कि जब भरत ने बोलना शुरू किया, सभा में खड़े हुए बोलने के लिए, उनके शरीर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई राम को देख करके, और उनके जो सुंदर आंखें थी उसमें खुशी के आंसू आ गए। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कि मुनिवर ने सब कुछ कह दिया है, अब उससे अधिक मैं क्या कहूँ। सब कुछ मुनिवर ने कह दिया है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, मुनिनाथ ने बहुत कुछ कह दिया है। जिस पर्पज से मैं आया था, मुझे राम को मनाकर वापस ले जाना है, वो सारी बातें मुनिनाथ ने कह दी हैं। यही तो अधिक कहूँ मैं कहा, मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ। जब गुरुजन बोल चुके हैं, गुरुजनों ने अपनी बात रख दी है, तो इससे अधिक मैं क्या बोल सकता हूँ। भरत ने कह तो दिया कि मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन उनको बोलना था, क्योंकि जब तक वो अपनी बात नहीं रखेंगे उनका पर्पस पूरा नहीं होगा। राम बाकी लोगों की बातें मानने वाले नहीं हैं। ये उनको भी एहसास था, भरत को भी, कि अपना वचन निभाने के लिए राम भरत की बातें भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उनका कर्तव्य था। उन्हें लगा कि हो सकता है किसी तरीके से मैं राम को मना लूँ। अगली 2 पंक्तियां देखते हैं। मैं जानऊ निजनाथ सुबाहु, अपराधीहू पर कोह नकाऊ। तो भरत को क्योंकि बोलना था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी भूमिका बनाई। बोलने से पहले थोड़ा सा राम की प्रशंसा की, अपने और उनके संबंधों का वर्णन किया। हालांकि इसको हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आम भाषा में हम कहते हैं कि मक्खन लगाना, कि किसी से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करना, ऐसा नहीं था। भरत ने अपने मन के विचार प्रकट किए, लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी भूमिका बनाई, अपने और राम के संबंधों से शुरुआत की। मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव, कि मुझे अपने स्वामी के स्वभाव का पता है। अपने स्वामी यानी श्री राम के स्वभाव का पता है कि वो कैसे हैं। अपराधी हूँ पर कोह नकाऊ, वो तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। यानी मेरे ऊपर इतना किया उन्होंने, और सब कुछ मेरे लिए छोड़ करके वन में चले आए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या कहूँ। हालांकि मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, वो कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, मेरे ऊपर तो उनकी विशेष कृपा है, मुझे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर इनकी विशेष कृपा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेलते समय भी मैंने इनका क्रोध कभी नहीं देखा। खुनिस आगे चलकर खुन्नस, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा एक प्रचलित आम बोलचाल की भाषा का शब्द बन गया कि गुस्सा निकालना, क्रोध निकालना या शत्रुता निकालना। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेलते समय भी कभी हमने उनको क्रोध में नहीं देखा। जैसे खेल खेल में प्रतियोगिता वाली भावना आ जाती है, जीतने वाली भावना आ जाती है, दूसरे को हराने वाली भावना आ जाती है, वो भावनाएं भी राम में कभी नहीं देखी गई। आगे बढ़ते हैं। शिशुपन ते पर हेरऊ न संगू,
मैंने बचपन से कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा है, यानी हम बचपन से इकट्ठा रहे हैं। शिशुपन यानी बचपन से, परिहेरों परिहेरों यानी साथ छोड़ना, न संगु मैंने इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु, और श्री राम ने भी कभी मेरा मान भंग नहीं किया है। मन भंग कह सकते हैं कि मन नहीं दुखाया है, मान भंग ये कह सकते हैं कभी भी इन्होंने गलती से भी मेरा अपमान नहीं किया है, मुझे डांटा नहीं है, मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीते जिह जोही, मेरे ऊपर इनकी इतनी कृपा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हारे हूँ खेल जिता वही मोही, अगर हम सब भाई मिलकर के खेल रहे हैं और कि खेल खेल में अगर मैं हार रहा हूँ तो वो जानबूझकर हार जाते थे और मुझे वो खेल जितवा देते थे ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो मेरा और श्री राम का साथ जो है ऐसा रहा है, बचपन से हमने अभी तक इतना अच्छा समय बिताया है। आगे बढ़ते हैं। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगु, प्रेम पियासे नैन। महु सनेह सकोच बस, अब वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। भरत ने अपने और राम के संबंधों का वर्णन किया कि कैसे उनके रिलेशन रहे हैं अभी तक। उसके बाद वो कहते हैं महु सनेह सकोच बस, मैं मेरे मन में राम के प्रति इतना स्नेह है, साथ ही आज ऐसी सिचुएशन है कि इतना संकोच हो रहा है बोलने में, सन्मुख कही न बैन, कि मेरे मुंह से इनके लिए कुछ वचन नहीं निकल रहे हैं। यानी मतलब आज सिचुएशन ऐसी है, हालांकि हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। बहुत ग्लानि उनके अंदर थी, बहुत दुख उनके अंदर था, भरत के अंदर। दर्शन तृप्ति न आज लघु, प्रेम प्यासे नैन, बचपन से मैं आज तक इनको देखता आया हूँ, लेकिन अभी भी इनके दर्शनों के लिए मेरे नैन प्यासे हैं। कभी भी इनको देख करके मन नहीं भरा, कभी कभी भी इनके दर्शनों से व्यक्ति को तृप्ति महसूस नहीं हो सकती। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हमेशा इनके दर्शन करने को व्यक्ति के नयन तरसते रहते हैं। यानी अभी हमने पूरा पद पढ़ा, ये कविता पूरी पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से अगर भाव सौंदर्य का प्रश्न आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसमें से अगर काव्य सौंदर्य का प्रश्न आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे और फिर इसको हम भाव भाव सौंदर्य की दृष्टि से और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अटेम्प्ट करना सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए बाकी के 2 पद मैंने अगली वीडियो में डिस्कस किए हैं। वहीं हम सीखेंगे भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना।